आज द एक्सप्लेनर किंग पर हम बात करने जा रहे हैं साल 2026 की सबसे बड़ी और सबसे ज्यादा दिमाग घुमा देने वाली लीगल सस्पेंस थ्रिलर फिल्म सिस्टम की। इस फिल्म में सोनाक्षी सिन्हा ने नेहा राजवंश नाम की एक ऐसी वकील का रोल प्ले किया है जो न्याय के लिए अपने ही सगे बाप के बनाए चक्रव्यूह और उसके काले साम्राज्य से टकरा जाती है। लेकिन इस पूरी कहानी में एक ऐसा अदृश्य और खौफनाक ट्विस्ट छिपा है जो आपके पैरों के नीचे से जमीन ही खिसका देगा। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब का बटन अभी दबा दीजिए, क्योंकि आज की कहानी बहुत ही गहरी, जज्बाती और रोंगटे खड़े कर देने वाली होने वाली है। कहानी की शुरुआत बहुत ही गंभीर माहौल के साथ होती है। स्क्रीन पर हमें दिल्ली का सबसे व्यस्त और अफरातफरी से भरा डिस्ट्रिक्ट कोर्ट दिखाया जाता है। चारों तरफ वकीलों की फौज, मुवक्किलों की भीड़, टाइपराइटरों की खटखट और फाइलों का अंबार लगा हुआ है। इसी भीड़ के बीच एक कोने में परेशान, हताश और फ्रस्ट्रेशन से भरी हमारी प्रोटेगोनिस्ट नेहा राजवंश बैठी हुई है। नेहा राजवंश कोई आम लड़की या साधारण बैकग्राउंड की वकील नहीं है। वो दिल्ली के सबसे रसूखदार रईस और मशहूर क्रिमिनल डिफेंस लॉयर रवि राजवंश की इकलौती बेटी है। रवि राजवंश का कानून की दुनिया में इतना बड़ा और खौफनाक नाम है कि बड़ी से बड़ी अदालतें उनके तर्कों के सामने झुक जाती हैं। उन्होंने अपने 30 साल के करियर में आज तक अपनी जिंदगी में एक भी केस नहीं हारा है, चाहे उनका मुवक्किल कितना ही बड़ा अपराधी क्यों न हो। लेकिन नेहा राजवंश एक अलग मिट्टी की बनी है। वो खुद के दम पर अपनी मेहनत से एक ईमानदार और सच्ची वकील बनना चाहती है, इसीलिए उसने एक सरकारी वकील यानी पब्लिक प्रोसिक्यूटर की नौकरी चुनी है और उसे समाज के दबे कुचले लोगों के लिए केस लड़ना पड़ता है। दिक्कत यह है कि नेहा की किस्मत और खुद यह कानूनी सिस्टम उसका साथ नहीं दे रहा है। नेहा लगातार बैक टू बैक 7 केस हार चुकी है, जिससे उसका मनोबल पूरी तरह टूट चुका है। कोर्ट रूम के भीतर जब भी वो किसी गरीब की तरफ से दलीलें पेश करती है तो सामने वाले बड़े और महंगे प्राइवेट वकील पैसों और झूठे गवाहों के दम पर केस को पलट देते हैं। नेहा के सीनियर चीफ एडवोकेट अहलावत उसे अपने केबिन में बुलाकर आखिरी अल्टीमेटम दे देते हैं। अहलावत साहब गुस्से में फाइल पटकते हुए कहते हैं कि नेहा, अगर तुमने अब कोई अगला केस नहीं जीता तो तुम्हारी यह सरकारी वकील की नौकरी भी तुम्हारे हाथ से चली जाएगी, क्योंकि कोर्ट को रिजल्ट चाहिए, तुम्हारी ईमानदारी के मेडल नहीं। नेहा रोनी सूरत लिए अपने केबिन में आकर बैठ जाती है और उसे समझ नहीं आता कि वो सच को सच कैसे साबित करे। उसी रात दिल्ली के सबसे आलीशान इलाके में स्थित राजवंश मेंशन का भव्य नजारा दिखाया जाता है। वहां एक बहुत बड़ी और महंगी पार्टी चल रही है। यह पार्टी राजवंश लॉ फर्म के शानदार 25 साल पूरे होने की खुशी में रखी गई है। शहर के बड़े बड़े नेता, पुलिस कमिश्नर, जज और रईस बिजनेसमैन वहां वाइन के ग्लास हाथ में लिए घूम रहे हैं। रवि राजवंश स्टेज पर खड़े होकर मुस्कुरा रहे हैं और उनके ठीक बगल में दिल्ली का सबसे बड़ा, भ्रष्ट और शातिर रियल एस्टेट टाइकून विक्रम बंजराल खड़ा है। विक्रम बंजराल पर कुछ ही महीनों पहले अपनी जमीन के लिए 3 गरीब किसानों की हत्या करवाने का संगीन आरोप था, लेकिन रवि राजवंश ने कोर्ट में कानून की धज्जियां उड़ाते हुए और सबूतों को गायब करवाते हुए विक्रम बंजराल को पूरी तरह बाइज्जत बरी करवा दिया था। नेहा दूर खड़ी होकर नफरत भरी नजरों से अपने पिता और उस कातिल विक्रम बंजराल को देखती है। उसे यह देखकर भीतर तक तकलीफ होती है कि उसका सगा बाप सिर्फ पैसों के लिए एक खूंखार क्रिमिनल का रक्षक बना हुआ है। जब पार्टी खत्म होती है और सब लोग चले जाते हैं तो नेहा अपने पिता रवि राजवंश के आलीशान स्टडी रूम में जाती है। नेहा बहुत ही गंभीर आवाज में अपने पिता से कहती है कि डैड, मैं अब राजवंश लीगल फर्म में एक बराबर की पार्टनर बनना चाहती हूँ। मैं इस सिस्टम का हिस्सा बनना चाहती हूँ ताकि मैं इसे सुधार सकूं। रवि राजवंश अपनी वाइन की चुस्की लेते हैं, धीरे से में कहते हैं कि नेहा, राजवंश लीगल फर्म में पार्टनर बनने की औकात सिर्फ उसकी होती है जिसके पास जीतने का हुनर हो। तुम तो एक छोटा सा चोरी का केस भी नहीं जीत पाती। अगर तुम्हें वाकई इस फर्म का हिस्सा बनना है तो मेरी एक शर्त है।
तुम्हें बिना मेरी मदद के, बिना मेरे नाम का इस्तेमाल किए कोर्ट में लगातार 10 बड़े केस जीतकर दिखाने होंगे। नेहा के आत्मसम्मान को गहरी चोट लगती है और वो अपने पिता की आंखों में आंखें डालकर इस रिवर्स नेपोटिज्म वाले बेहद कठिन चैलेंज को स्वीकार कर लेती है। अब कहानी में नया मोड़ आता है और नेहा को अपने चैलेंज का पहला केस मिलता है। इस केस का नाम है स्टेट वर्सेस जगदीश सिंह, जिसे सब जुग्गी का केस कहते हैं। नेहा अपनी गाड़ी से लौट रही थी। इत्तेफाक से उस वक्त कोर्ट की स्टेनोग्राफर सारिका भी उसी रास्ते पर जाने के लिए नेहा की गाड़ी में लिफ्ट ले लेती है। सारिका नेहा को केस जिताने और जुग्गी को फंसाने का एक बहुत ही शातिर कानूनी हिंट देती है। नेहा सारिका की इस बारीक जासूसी ट्रिक को पकड़ लेती है और आरोपी जुग्गी के खिलाफ यह पहला केस बहुत ही आसानी से जीत जाती है। नेहा को समझ आ जाता है कि सारिका कोई साधारण औरत नहीं है, बल्कि वो कानून के लूपहोल्स की चलती फिरती डिक्शनरी है। बातचीत के दौरान नेहा को पता चलता है कि सारिका बहुत ही गरीब और लाचार बैकग्राउंड से है। उसका पति लक्ष्मण एक पुरानी दुर्घटना के कारण व्हीलचेयर पर है, वो हिल भी नहीं सकता, और उसकी एक छोटी सी 7 साल की बेटी है कुसुम, जिसकी पढ़ाई और इलाज का पूरा खर्च अकेले सारिका को उठाना पड़ता है। कोर्ट की मामूली नौकरी से उसका घर नहीं चलता। नेहा सारिका के सामने एक बहुत बड़ी और सीक्रेट डील ऑफर करती है। नेहा कहती है कि सारिका, तुम बहुत बुद्धिमान हो, तुम मुझे बैकस्टेज से केस जीतने के लिए ऐसे ही खुफिया इनपुट्स, कानूनी रणनीतियां और अचूक सबूत लाकर दो, बदले में मैं तुम्हें हर केस के जीतने पर इतनी मोटी रकम दूंगी जो तुम्हारी सोच से भी परे होगी। सारिका पहले थोड़ा हिचकिचाती है, लेकिन अपने अपाहिज पति और बेटी के भविष्य को देखते हुए वो नेहा से हाथ मिला लेती है। इसके बाद दूसरा केस आता है प्रमोद मिश्रा का, जो दिल्ली का एक बहुत बड़ा और रसूखदार सरकारी क्लास 1 ऑफिसर है। प्रमोद मिश्रा पर उसके घर में काम करने वाली एक नाबालिग गरीब लड़की रुखसाना के शारीरिक शोषण का बेहद संगीन आरोप है। प्रमोद मिश्रा अपनी ऊंची पहुंच और पैसों के दम पर गवाहों को खरीद लेता है, यहां तक कि पीड़ित लड़की का परिवार भी डर के मारे बयान बदलने को तैयार हो जाता है। नेहा कोर्ट में बेबस महसूस कर रही होती है, लेकिन तभी सारिका अपनी सीक्रेट वर्किंग के जरिए प्रमोद मिश्रा के बेडरूम का एक हिडन कैमरा फुटेज ढूंढ निकालती है, जिसमें वो घिनौनी वारदात साफ रिकॉर्ड थी। नेहा जैसे ही वो पेन ड्राइव कोर्ट रूम की बड़ी स्क्रीन पर प्ले करती है, प्रमोद मिश्रा के वकील के पास बोलने के लिए कोई शब्द नहीं बचता और जज साहब प्रमोद मिश्रा को बिना किसी जमानत के सीधे तिहाड़ जेल भेजने का हुक्म सुना देते हैं। इसी तरह तीसरा केस, चौथा केस, पांचवा केस करते करते नेहा राजवंश पूरे 9 केस लगातार जीत जाती है। पूरी दिल्ली के लीगल गलियारों में, अखबारों में और न्यूज चैनलों पर सिर्फ सरकारी वकील नेहा राजवंश के नाम का डंका बजने लगता है। लोग उसे लेडी सिंघम और गरीबों की मसीहा कहने लगते हैं। रवि राजवंश भी अपने आलीशान बंगले में बैठकर न्यूज देखते हैं और वो भीतर ही भीतर दंग रह जाते हैं कि उनकी जो बेटी एक मामूली केस जीतने के लिए तरसती थी, वो अचानक इतनी बड़ी लीगल विनर कैसे बन गई। इस शानदार सफर के दौरान नेहा और सारिका के बीच का रिश्ता सिर्फ एक प्रोफेशनल डील तक सीमित नहीं रहता, बल्कि वो एक बेहद खूबसूरत, अटूट और गहरी दोस्ती यानी एक पवित्र सिस्टरहुड में बदल जाता है। नेहा अब अक्सर काम खत्म होने के बाद सारिका के छोटे से झुग्गीनुमा घर जाने लगती है। वो उसके अपाहिज पति लक्ष्मण का हालचाल लेती है, उसकी छोटी बेटी कुसुम के लिए महंगे खिलौने और चॉकलेट्स लेकर जाती है। अब कहानी अपने सबसे मुख्य और खतरनाक मोड़ पर पहुंचती है, जहां से 10वें केस की शुरुआत होती है। दिल्ली की एक बेहद खूबसूरत, अमीर और मशहूर सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर और ब्लॉगर इनाया कोठारी की उसके आलीशान पेंटहाउस में रहस्यमयी परिस्थितियों में मौत हो जाती है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट से साफ हो जाता है कि इनाया की मौत सुसाइड से नहीं हुई, बल्कि उसका गला घोंटकर उसकी बेरहमी से हत्या की गई थी और उसके बाद सीन को सुसाइड का रूप दिया गया था। नेहा राजवंश, जो खुद इनाया को सोशल मीडिया पर फॉलो करती थी और उसकी फैन थी, इस हाई प्रोफाइल मर्डर केस की कमान अपने हाथों में ले लेती है।
वो कसम खाती है कि वो इनाया के कातिल को दुनिया के सामने लाकर रहेगी। लेकिन जैसे ही इस केस की मुख्य डायरी और पुलिस की सीक्रेट फाइल नेहा के टेबल पर आती है, उसे खोलते ही नेहा के पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाती है। इनाया कोठारी की हत्या का मुख्य आरोपी, जिस पर हत्या की रात उसके घर जाने और उसके साथ मारपीट करने के पक्के डिजिटल और सीसीटीवी सुराग मिले हैं, वो कोई और नहीं बल्कि वही करप्ट और बदनाम बिजनेसमैन विक्रम बंजराल है। और नेहा को सबसे बड़ा और जानलेवा झटका तब लगता है जब अदालत के नोटिस से उसे पता चलता है कि इस खूंखार कातिल विक्रम बंजराल को फांसी के फंदे से बचाने के लिए जो डिफेंस लॉयर कोर्ट में उतर रहा है, वो कोई और नहीं बल्कि खुद उसके पिता, महान एडवोकेट रवि राजवंश हैं। उसी रात राजवंश मेंशन के आलीशान डाइनिंग टेबल पर बाप और बेटी के बीच एक भयंकर, तीखा और हाइड्रामे से भरा टकराव होता है। रवि राजवंश गुस्से से लाल होकर अपनी बेटी नेहा पर चिल्लाते हैं और कहते हैं कि नेहा, तुम अपनी औकात भूल रही हो। यह विक्रम बंजराल का केस है, इसमें बहुत बड़े राजनीतिक हित जुड़े हैं। तुम मेरे सामने कोर्ट रूम में एक दिन भी टिक नहीं पाओगी, मैं तुम्हें कानूनी तौर पर अदालत के भीतर जिंदा दफन कर दूंगा। अगर तुम अपनी भलाई चाहती हो तो इस केस को तुरंत किसी और सरकारी वकील को ट्रांसफर कर दो। अपने सगे पिता के इस बेहद गिरे हुए और क्रूर रूप को देखकर नेहा का दिल टूट जाता है। वो उसी तूफानी रात को रोते हुए अपना सारा सामान समेटती है और हमेशा के लिए राजवंश मिशन को छोड़ देती है। इस बेहद मुश्किल, अकेले और दर्दनाक वक्त में सारिका एक बार फिर एक सच्चे फरिश्ते की तरह नेहा के सामने आती है। वो नेहा को अपने ही गरीब पड़ोस में एक छोटा सा, साफ सुथरा किराए का कमरा दिलाती है। अब मुकाबला आमने सामने का हो चुका था। दिल्ली की सबसे बड़ी अदालत सज चुकी थी। एक तरफ पूरे देश का सबसे महंगा और शातिर वकील रवि राजवंश खड़ा था और दूसरी तरफ उसकी अपनी सगी बेटी, एक छोटी सी सरकारी वकील नेहा राजवंश खड़ी थी, जिसके पीछे सारिका का तेज दिमाग काम कर रहा था। अब फिल्म का वो सबसे भयानक और रोंगटे खड़े कर देने वाला हिस्सा शुरू होता है, जहां पूरी कहानी का पहिया 180 डिग्री घूम जाता है। कोर्ट में इनाया मर्डर केस की सुनवाई शुरू होने में सिर्फ 2 दिन बचे थे। नेहा अपने छोटे से कमरे में टेबल लैंप जलाकर इनाया के केस की फाइलों का बारीकी से अध्ययन कर रही थी। तभी अचानक उसका ध्यान इनाया की कुछ पुरानी पर्सनल डायरियों और सोशल मीडिया पोस्ट्स पर जाता है। इनाया ने अपनी मौत से कुछ दिन पहले अपने ब्लॉग पर एक रहस्यमयी लाइन लिखी थी कि पापों का घड़ा अब भरने वाला है, न्याय होकर रहेगा। नेहा को कुछ अजीब सा शक होता है। वो अपनी जीती हुई पुरानी 9 केसों की फाइलों को अपनी अलमारी से निकालती है और उन्हें एक के बाद एक फर्श पर फैला देती है। वो उन सभी 9 अपराधियों के नाम, उनकी उम्र, उनकी पुरानी हिस्ट्री और उनकी तारीखों को एक बड़े सफेद बोर्ड पर लिखकर आपस में जोड़ने लगती है। और जैसे ही वो आखिरी कड़ी को जोड़ती है, उसके हाथ से पेन छूटकर गिर जाता है, उसके माथे पर पसीना आ जाता है और वो पूरी तरह सुन्न रह जाती है। नेहा को एक ऐसा खौफनाक सच पता चलता है जिसकी कल्पना भी किसी ने नहीं की थी। नेहा को पता चलता है कि उसने पिछले 6 महीनों में जिन 9 अलग अलग अपराधियों को बहुत ही चालाकी से जेल की सलाखों के पीछे भिजवाया है, वे सब के सब अपराधी आज से ठीक 7 साल पहले दिल्ली के कनॉट प्लेस में हुए बेहद दर्दनाक और मशहूर ट्विस्टेड हुक्का बार फायर एक्सीडेंट से किसी न किसी तरह सीधे जुड़े हुए थे। यह हुक्का बार हादसा दिल्ली के इतिहास का एक ऐसा काला पन्ना था जिसमें अवैध कंस्ट्रक्शन और फायर सेफ्टी न होने की वजह से अचानक भयानक आग लग गई थी और दम घुटने के कारण 22 बेकसूर कॉलेज जाने वाले युवाओं की तड़प तड़प कर मौत हो गई थी। नेहा तुरंत समझ जाती है कि यह कोई इत्तेफाक या संयोग नहीं हो सकता। इन 9 अलग अलग केसों को उसके पास लाने वाली, उसे सीक्रेट सबूत देने वाली सिर्फ एक ही औरत थी और वो थी सारिका रावत। नेहा गुस्से और सदमे से कांपते हुए सारिका के ऊपर चिल्लाती है और कहती है कि सारिका, तुमने मेरे साथ इतना बड़ा धोखा किया। तुमने मेरी दोस्ती का, मेरी ईमानदारी का और मेरी मजबूरी का फायदा उठाया।
सारिका बहुत ही भारी और दबी हुई चीख के साथ अपना अतीत बताती है। वो कहती है कि नेहा, आज से 7 साल पहले उस ट्विस्टेड हुक्का बार में मेरा सगा छोटा भाई कामत एक मामूली मैनेजर था और मेरा पति लक्ष्मण वहां चीफ शेफ का काम करता था। मेरा भाई कामत बहुत ही ईमानदार लड़का था। उसने आग लगने से एक हफ्ते पहले ही बार के मुख्य मालिकों, जिनमें यह अमीर बिजनेसमैन विक्रम बंजराल भी शामिल था, उनको लिखित में चेतावनी दी थी कि बार का पूरा ढांचा अवैध है, गैस पाइपलाइन लीक है और यहाँ कभी भी कोई बड़ा हादसा हो सकता है। लेकिन इन अमीर और घमंडी मालिकों ने कामत की एक न सुनी, बल्कि उसे नौकरी से निकालने की धमकी दी। फिर वो मनहूस रात आई जब बार में शॉर्ट सर्किट की वजह से भयंकर आग लग गई। चारों तरफ चीख पुकार मच गई। सारिका का पति लक्ष्मण अपनी जान की परवाह न करते हुए धुआं और आग के बीच बार बार अंदर गया और उसने अकेले 12 मासूम लड़के लड़कियों को जिंदा बाहर निकाला। लेकिन आखिरी चक्कर में एक भारी जलता हुआ बीम लक्ष्मण की पीठ पर आ गिरा, जिससे उसकी रीढ़ की हड्डी हमेशा के लिए टूट गई और वो जिंदगी भर के लिए एक जिंदा लाश बनकर इस व्हीलचेयर पर सिमट गया। सबसे घिनौनी और रूह कंपा देने वाली बात तो इसके बाद हुई। जब पुलिस केस हुआ तो विक्रम बंजराल और उसके अमीर रईस पार्टनर्स को कानून के शिकंजे से पूरी तरह सुरक्षित बचाने के लिए सारिका के मासूम भाई कामत को ही इस पूरे हादसे का मुख्य विलेन और बलि का बकरा बना दिया गया। पुलिस ने झूठी कहानी गढ़ी कि कामत की लापरवाही से आग लगी। और जानते हैं कामत को फंसाने के लिए झूठे गवाह, फर्जी दस्तावेज और पूरा जाल बुनने वाला असली मास्टरमाइंड कौन था? सारिका नेहा की आंखों में आंखें डालकर कहती है कि नेहा, वो शैतान कोई और नहीं बल्कि कानून का देवता माना जाने वाला तुम्हारा सगा बाप एडवोकेट रवि राजवंश था। रवि राजवंश ने विक्रम बंजराल से 20 करोड़ रुपए की भारी रिश्वत लेकर कोर्ट में यह साबित कर दिया कि कामत ही कातिल है। और उस हादसे की सबसे मुख्य और आखिरी गवाह खुद यह सोशल मीडिया स्टार इनाया कोठारी थी, जिसने रवि राजवंश के कहने पर कोर्ट में गीता पर हाथ रखकर कसम खाई थी कि आग कामत ने लगाई थी। कोर्ट के इस भयंकर अन्याय, समाज के तानों और बदनामी से पूरी तरह टूटकर सारिका के बेकसूर भाई कामत ने जेल के भीतर अपने कंबल का फंदा बनाकर सुसाइड कर लिया था। सारिका बताती है कि उसने अपने भाई की चिता पर कसम खाई थी कि वो इस सिस्टम को उसी के जाल में फंसाकर बर्बाद कर देगी। उसने पिछले 7 सालों तक कोर्ट की एक फाइल की स्टडी की, स्टेनोग्राफर की नौकरी पकड़ी ताकि वो हर एक जज और वकील की कमजोरी जान सके। उसने जानबूझकर इंस्पेक्टर राठी और एडवोकेट अहलावत जैसे भ्रष्ट लोगों को अपने हनी ट्रैप और ब्लैकमेलिंग के जाल में फंसाया। और जब सही वक्त आया तो उसने रवि राजवंश की अपनी ही बेटी नेहा को अपना सबसे बड़ा हथियार चुना, क्योंकि वो जानती थी कि नेहा ईमानदार है और जो सबूत वो नेहा को देगी, नेहा उसके दम पर उन सभी 9 झूठे गवाहों को चुन चुनकर ऐसी सजा दिलवाएगी कि उन्हें कोई वकील नहीं बचा पाएगा। और सबसे बड़ा धमाका तो सारिका इसके बाद करती है, जिसे सुनकर नेहा के पैरों के नीचे की जमीन पूरी तरह गायब हो जाती है। सारिका ठंडे लहजे में बताती है कि नेहा, उस रात इनाया कोठारी को उस अमीर बिजनेसमैन विक्रम बंजराल ने नहीं मारा था, बल्कि इनाया को उसके अपने ही घर में घुसकर मैंने अपने इन हाथों से तड़पा तड़पा कर मारा था। नेहा यह भयानक सच सुनकर पूरी तरह टूट जाती है। उसकी रूह कांप जाती है कि जिस औरत को वो अपनी सबसे सच्ची सहेली, अपनी बहन मानकर अपने दिल के सारे राज बताती थी, वो असल में एक बेहद शातिर, ठंडे दिमाग की कातिल है और उसने नेहा की पूरी जिंदगी और करियर को केवल अपने प्रतिशोध का एक जरिया यानी पपेट की तरह इस्तेमाल किया था। अब कहानी अपने महाक्लाइमेक्स यानी कोर्ट रूम के आखिरी फैसले की तरफ बढ़ती है। यह फिल्म का सबसे ज्यादा सस्पेंस और इमोशन से भरा सीन है। नेहा राजवंश के सामने अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा, सबसे धर्म संकट और जटिल कानूनी मोड़ खड़ा था। एक तरफ उसका अपना सगा पिता रवि राजवंश था, जिसने 7 साल पहले एक मासूम लड़के की जान ली थी और पूरे न्याय तंत्र को कलंकित किया था। दूसरी तरफ उसकी अपनी सबसे अजीज दोस्त सारिका रावत थी, जो कानून की नज़र में एक बेरहम कातिल थी और जिसने खुद एक मर्डर किया था।
और सामने कटघरे में खड़ा था वो अमीर मगरमच्छ विक्रम बंजराल, जो 7 साल पहले हुए हुक्का बार हादसे का असली गुनाहगार था, जिसने 22 बच्चों को मारा था। लेकिन कानूनी तौर पर वो इस इनाया कोठारी के मर्डर वाले केस में बिल्कुल बेकसूर था, क्योंकि इनाया को तो सारिका ने मारा था। नेहा के पास वो खुफिया वॉयस रिकॉर्डर था जिसमें सारिका ने इनाया के मर्डर की बात कबूल की थी। अगर नेहा वो रिकॉर्डिंग जज साहब को सौंप देती तो सारिका को फांसी या उम्रकैद हो जाती, विक्रम बंजराल बाइज्जत बरी हो जाता और रवि राजवंश एक बार फिर यह केस जीतकर अमर हो जाते। लेकिन कोर्ट के सामने खड़े होकर अपनी ऐसी धारदार, अकाट्य और आक्रामक दलीलें पेश करती है, पूरी अदालत यह मानने पर मजबूर हो जाती है कि विक्रम बंजराल ही इनाया कोठारी का असली और एकमात्र कातिल है। नेहा जानबूझकर अपनी सहेली सारिका को कानून की नजरों से पूरी तरह बचा लेती है और उस महाअपराधी विक्रम बंजराल को इनाया के मर्डर के केस में सीधे उम्र कैद और सख्त बामशक्कत जेल की सजा दिलवा देती है। महान एडवोकेट रवि राजवंश अपने पूरे जीवन के करियर में पहली बार अपनी ही सगी बेटी के हाथों अपनी ही बिछाई शतरंज की बाजी में बेहद शर्मनाक तरीके से केस हार जाते हैं। उनका वो अटूट घमंड, उनका अहंकार और उनका साम्राज्य अदालत के बीचों बीच पूरी तरह चकनाचूर होकर बिखर जाता है। फिल्म की अंतिम दृश्य में नेहा सारिका को कहते हैं कि मेरे पिता के बनाए इस बेहद करप्टर, बिकाऊ और खोखले सिस्टम ने तुम्हें, एक सीधी सादी स्टेनोग्राफर को मजबूर किया कि तुम अपने हाथ में कानून लो और एक कातिल बन जाओ। अगर आज मैं एक रूखे कानून का पालन करते हुए तुम्हें जेल भेज देती और विक्रम को बरी करवा देती तो जीत एक बार फिर इस काले सिस्टम की होती। तुम्हारी छोटी बेटी कुसुम भी इस समाज और इस अदालत से नफरत करने लगती और कल को जब वो बड़ी होती तो वो भी अपने परिवार का बदला लेने के लिए कोई नया हथियार उठा लेती। मैं प्रतिशोध और नफरत के इस अंतहीन और जहरीले चक्र को हमेशा हमेशा के लिए खत्म करना चाहती थी। फिल्म के आखिरी शॉट में हम देखते हैं कि नेहा अपनी खुद की ऑफिस में गरीबों के लिए केस लड़ते हैं और उन्हें इंसाफ दिलाते हैं।